अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। मैं आप लोगों के लिए FR1 का बड़ा कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पेपर रिव्यू लेके हाजिर हुआ हूँ आज। सबसे पहले हम पेपर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पेपर था ये रिलेटिवली आसान पेपर था। मैं इसको एवरेज से भी थोड़ा सा कम पेपर कहूँगा। काफ़ी अरसे बाद आई कैप ने बड़ा एक मुनासिब आसान पेपर पूछा है FR1 का। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आप लोगों के साथ मैं इसका वन बाय वन इसका एक एनालिसिस शेयर करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर जो पॉसिबल मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं या हमें किन चीज़ों को किस तरीके से आंसर करना था, इसके ऊपर ये सारी की सारी वीडियो है। तो वो स्टूडेंट्स जो FR1 का डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सबसे पहले अगर मैं पेपर के बारे में बात करूं तो मैंने आपसे प्रीवियसली एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे और मैंने कहा था कि अगर आप ये टॉपिक तैयार करते हैं तो ये आपके पेपर का 75 to 80% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट होगा आपका इसमें से। अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सारे वही टॉपिक्स आए एक्सेप्ट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ये ज़रूर बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आना, छोटा सवाल आना है, लेकिन उसने तो मतलब उसका जिक्र भी नहीं किया एक आध MCQ के अलावा। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो के ऊपर फोकस होना चाहिए, होगा फोकस। 18 मार्क्स का कैश फ्लो आपसे टेस्ट किया गया। फिर मैंने आपको एरर्स के ऊपर बोला था, उसको भी टेस्ट किया गया। 20 ऑल टाइम फेवरेट है, मैंने कहा था इस बार भी आएगा, दोबारा से उसको पूछा गया। फिर मैंने बताया था कि IS 40 और IS 23 के ऊपर फोकस होगा। IS 23 का उसने सेपरेट क्वेश्चन दिया 6 नंबर का। थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि इसको हम किस तरीके से आंसर करें, बड़ा उसने जेनेरिक सा क्वेश्चन बना के दे दिया था। अब इसको भी डिस्कस करेंगे। तो एरर्स को भी डिस्कस कर लिया उसने। EPS का एक क्वेश्चन था, ज़्यादा फोकस डाइल्यूटेड के ऊपर था। तो ऑलमोस्ट उसने उन सब टॉपिक्स को टेस्ट किया जो मैंने आपसे लास्ट तकरीबन 2 to 3 डेज बिफोर एग्जाम मैंने आपसे शेयर किया था कि इन टॉपिक्स की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैं जल्दी से पेपर का एक ओवरव्यू देता हूँ। पहला क्वेश्चन था हमारा 9 मार्क्स का। ये IS 8 का एक क्वेश्चन आया था, प्योरली IS 8 का क्वेश्चन था। उसमें पॉलिसी चेंज था, एरर था और एक आपके पास एस्टिमेट में चेंज आ रहा था। 8 मार्क्स का एरर्स का आसान सवाल था। बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट्स थी, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जिसको हम कोई बहुत टेक्निकल एडजस्टमेंट कह सकते हैं। EPS का जो क्वेश्चन था उसने डाइल्यूटेड के ऊपर इस बार ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिया है और डाइल्यूटेड को उसने ठीक ठाक आपको टेस्ट किया है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कह सकता हूँ। 23 आसान सवाल था, 20 नॉर्मल क्वेश्चन था, MCQs थे। उसके बाद कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था, आना था, उसने उसी को टेस्ट किया। उनकी अभी हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। रेशोज सरप्राइजिंगली उसने 15 मार्क्स का टेस्ट किया है, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा फोकस चाह रहा था इंटरप्रिटेशन के ऊपर। और मिक्स क्वेश्चन भी रिलेटिवली आसान था, उसके ऊपर उसने 40 के ऊपर और IS 16 की जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया। तो ये एक बड़ा ही बैलेंस्ड और आसान पेपर था। देर आर चांसेस, अक्सर लोग कहते हैं कि जब आसान पेपर होता है तो पासिंग रेशो कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं आती। थ्योरीज हैं उसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि आई कैप क्राइटेरिया थोड़ा सख्त कर देता है, परसेंटाइल है, लेकिन आई बिलीव कि आपने अगर पेपर सही अटेम्प्ट किया है तो इंशाल्लाह आप पास ज़रूर होंगे। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। मेरी एक आदत हुआ करती थी कि जब मैं आई कैप के पेपर अटेम्प्ट करता था तो मैं हमेशा क्या काम करता था कि जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है मैं उससे स्टार्ट करता था। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और मेरा एक दोस्त है, उसकी एक आदत थी कि वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो एक सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो मेरी आदत है हमेशा उल्टे काम करने की। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 से इसका रिव्यू का आगाज़ करता हूँ, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारे पास क्वेश्चन आया 17 मार्क्स का। ये एक मिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, ये एसिड रिलेटेड स्टैंडर्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने 3 एडजस्टमेंट्स आपसे दी हुई थी। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी उसके ऊपर मैं जिक्र करता हूँ। तो पहली एडजस्टमेंट सिंपल रिवॉल्यूशन की एडजस्टमेंट है। आपके पास एक ऑफिस बिल्डिंग है और ऑफिस बिल्डिंग की आपके पास पहले से रिवॉल्यूशन सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा था। इस बार एसिड की वैल्यू में कमी हुई है, रिवॉल्यूशन उसकी फेयर वैल्यू कम हो गई है उसकी कैरिंग वैल्यू से। तो हम लोग सबसे पहले उसको रिवर्स करेंगे रिवॉल्यूशन सरप्लस को, और उसके बाद फिर हमने क्या काम करना था कि हमने रिवॉल्यूशन लॉस रिकॉर्ड करना था। इसमें कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट क्या काम करता है, स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक ये करता है
कि जब वो रिवैल्यूएशन साल के आखिर में हो रही है तो पहले आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो उसको आपने रियलाइज़ करना है, उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कर सकते थे। जो सेकंड एडजस्टमेंट है, बड़ा ही ट्रेडिशनल एडजस्टमेंट है, एक्सचेंज ऑफ एसेट के ऊपर केस आया हुआ था, और एक्सचेंज ऑफ एसेट का ये फर्स्ट केस ही बनता है कि जहाँ पे आपको दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू दी होती है, तो हमारे पास जो हमारा एसेट है, पुराना एसेट है, उसकी हम फेयर वैल्यू को ज़्यादा रिलायबली ट्रीट करते हैं, और उसमें जो कंसिडरेशन पेड वगैरह है उसको हमने ऐड करना था। तो वो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट और कंसिडरेशन पेड, ये हमारे पास उसको डील करना था हमने। जो लास्ट एडजस्टमेंट है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। जिस स्टूडेंट ने IAS 40 अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है, आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और वो इन्वेंट्री पर्पस के लिए आपने कंस्ट्रक्ट की थी, आपने उसको सेल आउट करना था। तो ऑब्वियसली बात है, उसको हमने अपने पास एज अ इन्वेंट्री रिकग्नाइज किया था, और सब्सिक्वेंटली हमने उसको रेंट पे लगा दिया। तो ये सबसे पहले क्या काम करना था कि इसको आपने ट्रांसफ़र करना था फ्रॉम IAS 2 टू IAS 40, और IAS 40 में हमने रिकॉर्ड करना था इसको फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर। तो इसके अंदर आपके पास फेयर वैल्यूज भी दी हुई थी, जिस स्टैंडर्ड से आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड के सारे लवाजमात आपने पूरे करने होते हैं। इसका मैंने बड़ा सिंपल सा एक रूल बताया हुआ है कि जिस स्टैंडर्ड से आप जा रहे हैं उस स्टैंडर्ड के जितने लवाजमात हैं वो पूरे करके फिर हम उसे IAS 40 में या जिस भी स्टैंडर्ड में लेके जाना चाह रहे हैं वो लेके जाते हैं। ट्रांसफ़र का बड़ा सिंपल सा एक रूल है। तो ये एक आपके पास 17 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई होप इसमें आप लोगों को कोई मेजर इश्यूज नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, रेशियोज का क्वेश्चन था आपके पास। इसको भी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके पास 15 मार्क्स का है। बड़ा ही बैलेंस्ड नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े से मार्क्स लूज़ करता है, और वो लूज़ करता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे। जो फर्स्ट पार्ट था वो था कैलकुलेशन ऑफ रेशोज, वो तो सिंपल है, 6 मार्क्स का पार्ट है, और मेरे ख्याल से ये तो सब स्टूडेंट्स ने, मेजॉरिटी ने ठीक ही किया होगा। ये 6 मार्क्स उसके पूरे बनते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज टाइम टू पे, क्विक रेशो, इंटरेस्ट कवर, नॉर्मल आपके पास ये रेशोज है कैलकुलेट करने वाली, ये आप सारी कर सकते थे। तो उसका जो पार्ट बी था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी यहाँ पे पार्ट बी की रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ। पार्ट बी में वो कह रहा है कि कीपिंग इन व्यू ऑफ द की इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड पॉसिबल रीजंस फॉर द वेरिएशन। यहाँ पे स्टूडेंट ने अक्सर क्या गलती करते हैं, जिनने इसकी इंटरप्रिटेशन को ठीक तरीके से तैयार नहीं किया, वो अपनी रीजन देख के आ रहे होते हैं कि इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है। आई कैप को इससे कंसर्न नहीं है कि ये इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो रही है, वो तो ऑब्वियसली बात है, देख के भी नजर आ रहा है। आपने रीजन बतानी है कि इसमें वेरिएशन क्यों आ रही है, और वो रीज़न थोड़ी सी जजमेंटल है। इसके ऊपर आपका थोड़ा सा स्टूडेंट इसके ऊपर लैग करता है जब वो जजमेंटल चीज़ों को लिखने की बारी आती है। इसके लिए उसने हमें स्टिल कुछ हिंट दे दिए थे। आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट ने उन हिंट्स को देखा होगा। मिसाल के तौर पे जैसे वो कह रहा है कि की इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर क्या हुए। मिसाल के तौर पे हम एक नई आउटलेट है उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट है वो हमने फाइनेंस किया थ्रू अनदर लॉन्ग टर्म लोन। ऑब्वियसली बात है, अगर हमने लोन्स लिए हैं तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हुई होगी, प्रॉफिट्स हमारे उसकी वजह से मिनिमम होंगे, हमारी जो डेट टू इक्विटी रेशो है उसमें चेंज आया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया होगा, वो उसकी वजह से रिटर्न हमारा इफेक्ट होगा। तो ये आपने वो रीजन आइडेंटिफाई करनी थी। इसी तरह मेरे पास फर्दर पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिस्पाइट इंक्रीज इन द सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़, हमने बहुत सारी मार्केटिंग कर दी है, लेकिन स्टिल हमारी इस आउटलेट की सेल्स एक्सपेक्टेशन से बिलो है। लेकिन साथ ही वो अगली बात कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, आपने एक नई आउटलेट ओपन की है, आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की हैं, पहला साल है उस आउटलेट का, तो वहाँ पे इतनी हमें सेल्स ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक्सपेक्टेड है, मार्केटिंग की है, फ्यूचर में सेल ग्रोथ हमारी बढ़ेगी, तो देर आर चांसेस कि इस वक्त हमारे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कम हों। लेकिन ये इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इसमें कोई मसला मसाइल अभी नहीं है। हमने इन्वेंट्री बिल्टअप की है, लिक्विड एसेट्स को, फंड्स को यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा करंट रेशो के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसकी वजह से ये वेरिएशन की एक रीज़न हो सकती थी। और लास्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर गए हैं बैंक के। ऑब्वियसली बात है, हमारा जो इंटरेस्ट कवर की रेशो थी वो इफेक्ट होनी थी, प्रॉफिट की रेशो इसमें इफेक्ट होती है। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है। इंटरेस्ट कॉस्ट, आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट होता है। तो ये कुछ की फीचर्स थे जिसको आपने देख के एनालाइज करना था।
तो ये 9 मार्क्स की पॉसिबल वेरिएशंस हैं। एक एवरेज स्टूडेंट इसमें अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत इनकी इवेंट्स का जिक्र कर दिया है तो वो 3 to 4 मार्क्स इजीली ग्रैब कर सकता है। इन 9 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा टफ होगा स्टूडेंट के लिए जिसने उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं की हुई। स्टिल इसमें से 6 मार्क्स तो सिंपल कैलकुलेशन के हैं, 4 नंबर 5 नंबर आप इसमें से ग्रैब कर सकते हैं अगर आपने इनमें से किसी एक इवेंट को मेंशन किया हुआ अपने आंसर के अंदर। तो स्टिल आई गेस इस 15 में से आप 10 मार्क्स टू 11 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। कैश फ्लो का क्वेश्चन है। मेरा फेवरेट टॉपिक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, 18 मार्क्स का। पेपर में करने के लिए इसके पास आपके पास एक अच्छा खासा इसको टाइम था सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको सॉल्व करने का पैटर्न स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। ये वो क्वेश्चन था जो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो ही नहीं सकता था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है या इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो मैंने उसका एक बड़ा सिंपल सी टिप भी दी थी कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन का डाटा है उसके अंदर अगर आपको एसओसीआई गिवन है तो ये किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है, ये इनडायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास एसओसीआई डाटा में गिवन नहीं है, वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे पेपर के अंदर। तो यहाँ पे हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। बहुत से लोगों ने अगर डायरेक्ट से सॉल्व करने की कोशिश की होगी वो क्वेश्चन के दरमियान में जाकर स्टक हुए होंगे। ये क्वेश्चन आपने इनडायरेक्ट मेथड से इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट्स में बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें डिफ़िकल्टी थी, अगर आप इनडायरेक्ट मेथड पे जाते हो तो इसमें जो डिफ़िकल्टी थी वो थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने की। लेकिन स्टूडेंट अभी कहेंगे सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कैलकुलेट करना मसला ही नहीं था, वो तो हम रिटेन अर्निंग के अकाउंट से निकाल देते हैं। तो मसला यहाँ पे आया कि रिटेन अर्निंग के अकाउंट से अगर किसी ने बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की निकाली है और उसके अंदर टैक्स एडजस्ट किया है तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसने एक एडजस्टमेंट हमें दी थी और उसमें उसने हमें बताया था कि जो एडजस्टमेंट नंबर 7 है कि टैक्स चार्ज इज 750 मिलियन फॉर द ईयर, जो कि 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर निकालनी थी और उसे रिटेन अर्निंग में लिखना था। और अब रिटेन अर्निंग के लेजर में जो डिफरेंस निकलना था वो डिविडेंड की फिगर निकलनी थी। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डिविडेंड की थी। कुछ स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की है कि उन्होंने डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है उसकी फिगर वहाँ से निकाली है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के उसके अंदर टैक्स एडजस्टमेंट करके इसे रिटेन अर्निंग में लेके जाना था और फिर रिटेन अर्निंग के लेजर को जब मैं क्लोज करूँगा तो वहाँ से मेरे पास निकलना था डिविडेंड की बैलेंसिंग फिगर। प्लस उसके बाद फिर उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। उसने कहा कि जो लास्ट पॉइंट उसने शेयर किया वो कहता है कंपनी क्लासिफाइज डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन अ वे दैट कीप्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हायर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने पास जो डिविडेंड पेड है और इस डिविडेंड पेड वगैरह को उसने अपने पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उसने अपोर्शन किया हुआ है। ऑप्शंस था आपके पास, तो इसमें उसने यहाँ से इसको अपोर्शन वहाँ पे कर दिया। बाकी ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा एक एवरेज क्वेश्चन था, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। हाँ, जो 2-3 शुरू की बातें हैं, जैसे वो कह रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द ईयर अमाउंटेड 700 मिलियन, ऑफ विच 300 मिलियन हैज़ बीन कैपिटलाइज्ड इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट्स कैपिटलाइज हो रही हैं। ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है। आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करके आप डेबिट कर रहे होते हैं नॉन करंट एसेट के अकाउंट को। तो आपके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी एक कैश की फिगर निकलेगी और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद, और उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जब आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को शिफ्ट कर देंगे उसके बाद आपने उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी थी जो आपके पास कैश एडिशंस निकलने थे। प्लस बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें एज सच कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ, एक बात उसमें इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट नंबर 4 है, डीएल एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्टिंग ₹300 एडिशन है, बट ऑफ विच 125 मिलियन इज स्टिल अनपेड। ये मेरी लाइबिलिटी है, पेबल्स हैं। अब मसला ये आता है कि ये तो आप जब इन्वेस्टमेंट का लेजर बना के बैलेंसिंग फिगर कैश की निकालते हो तो वहाँ पे तो आप इसको बिल्कुल ठीक एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नॉन कैश अमाउंट है, ये कैश की पेमेंट है। मसला कहाँ पे होगा? मसला यहाँ पे होगा कि मेरे पास एसओएफपी के अंदर ये जो पेबल्स है ये कहाँ पे दिए हुए हैं?
ये जो पेबल्स होते हैं ये अगर अदर पेबल्स में या ट्रेड पेबल्स में लिखे हुए हैं तो मैं जब अपने पास करंट एसेट्स में लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज देख रहा हूँगा तो मुझे इन पेबल्स को वहाँ से इलिमिनेट करना है। क्यों इलिमिनेट करना है? क्योंकि ये मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस के पेबल नहीं है। ये एडजस्टमेंट्स रिसीवर्स के बारे में भी पहले एक दो दफ़ा पूछी जा चुकी है, इस बार उसने लायबिलिटी के बारे में पूछी है। तो अदर पेबल्स में ये पेबल्स इंक्लूड होंगे, आप अदर पेबल्स में से इसको एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम सिर्फ ऑपरेशंस के रिसीवर्स और पेबल्स को देखते हैं। ये एडजस्टमेंट अक्सर बच्चे नहीं करके आते, एक दो मार्क्स इसके लूज कर देते हैं। तो इतनी खैर हम परसेंटेज रख भी लेते हैं। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमारे 13-14 मार्क्स भी आते हैं, तो आई गेस वी हैव डन बेटर। उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस अब तक सबके पास शेयर हो चुके हैं तो इसलिए मैं उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 था हमारे पास IAS 20 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था जी हमारे पास IAS 20 का क्वेश्चन था। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आसान है, और वो कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने प्रॉफिट एंड लॉस के, और साथ आपने बताना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, और आपने कंपैरेटिव फिगर्स भी बतानी है करंट ईयर एंड लास्ट ईयर की। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ग्रांट फॉर एसेट है। हमारे पास एक कंडीशनल ग्रांट दी हुई है। हमने एक डिस्केटिंग प्लांट है वो परचेज किया था, उसके बाद हमें अगले साल कंडीशनल ग्रांट में लिए, हमने 300 आवर्स के लिए उसको रखना था। और यहाँ पे मज़े की बात है कि उसने पॉलिसी भी खुद ही बता दी है कि वो इस ग्रांट को कैसे रिकग्नाइज़ करता है। तो उसने कहा जी हमने डेफर्ड इनकम के हिसाब से रिकग्नाइज़ करते हैं, हर साल उसके ग्रांट का कुछ पोर्शन अगेंस्ट द डेप्रिसिएशन जो उसकी प्रोपोर्शन बनेगी उसके हिसाब से उसको हमने रियलाइज़ करना है। अगर ये चीज़ ना बताई होती तो फिर हमें खुद सोचना पड़ता कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ग्रांट को रियलाइज़ करना होता है। तो फिर हमने जो कंडीशन थी वो वायलेट की और हमें एक पेनल्टी पे करनी पड़ी है, और 100 मिलियन की पेनल्टी है। और ये 100 मिलियन की पेनल्टी उसी जो हमारे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम है, आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इतनी डेफर्ड ग्रांट इनकम है कि उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती तो जो डिफरेंस आएगा, अगर आपके पास डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी में इतनी अमाउंट नहीं है तो अगर उससे ज़्यादा अगर कोई अमाउंट पे करनी पड़ रही है तो वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा ग्रांट फॉरफिट के नाम से। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपके पास डेप्रिसिएशन आ रही होगी, आपके पास ग्रांट इनकम की रियलाइजेशन या उसकी रीपेमेंट का जो एक्सपेंस था वो आ रहा होगा, लाइबिलिटीज़ में से आपके पास एक फिगर कम हो रही होगी, और एसेट की आपके पास एक सेपरेट फिगर प्रॉपर मेंटेन हो रही होंगे। तो एक्सट्रैक्ट्स में आपने ये शो करना था। तो ठीक था, एक एवरेज क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों के लिए। मैं भी सोच रहा था इस क्वेश्चन को देख के कि यार इसमें स्टूडेंट क्या क्या लिख रहा होगा, वो कैसे सोच रहा होगा, इसको कैसे लेके चल रहा है, क्योंकि उसने इसकी रिक्वायरमेंट बड़े मज़े की कर दी। उसने क्वेश्चन दिया और बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन दे दिया। IAS 23 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर उसने बस 2-3 बातें लिखी और बहुत ही जेनेरिक की थी कि हमने एक बिल्डिंग थी कंस्ट्रक्ट करनी थी, कंस्ट्रक्शन है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, और 2 साल का प्रोजेक्ट है, इसको हम फाइनेंस करेंगे, और एक कहानी बता दी। और रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट कह रहा है लिस्ट द इंफॉर्मेशन। हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन कौन सी लिस्ट करनी है? डेट्स, अमाउंट्स एक्सेट्रा, जो हमें चाहिए इस क्वेश्चन में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज करने को। अब बच्चों ने क्या किया होगा, या कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे, पूरे पूरे पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे उन्होंने। इसने कहा लिस्ट डाउन द डिटेल्स। तो आप बुलेट पॉइंट लिखोगे या 1 वर्ड 2 वर्ड लिखोगे, इट्स मोर देन इनफ। उसने हिंट भी दे दिया कि कोई डेट्स हैं, कोई अमाउंट्स हैं, वो मेंशन करनी है। इसको आंसर कैसे करेंगे? मैंने एक बड़ा ब्रीफ से एक ड्राफ्ट सा बनाया। मैंने कहा जी सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जी स्पेसिफिक लोन लिया तो किस तारीख को लिया, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की डेट्स इंपॉर्टेंट है, किस किस तारीख को पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हो रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, क्योंकि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। 3 पॉइंट क्राइटेरिया था, एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हो रही है, और एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है, और लास्ट पॉइंट के बोरिंग कॉस्ट भी इनकर हो रही है। तो इन तीनों चीज़ों की डेट्स चाहिए। कंप्लीशन डेट क्या है हमारे पास, कब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो है उसको सीज कर दिया जाएगा, 2 साल का पीरियड था, वो उसकी डेट हमें पता होनी चाहिए। फिर स्पेसिफिक लोन कितना लिया, उसका इंटरेस्ट रेट क्या था, ताकि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकें, और सरप्लस फंड्स हमने
किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम कमा सकते हैं उसकी बात होगी, और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स टोटल कितनी है, क्योंकि स्पेसिफिक फंड जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमने कितनी अमाउंट ऐसी है जो जनरल लोन से यूटिलाइज करनी है और उसके ऊपर हमने जनरल रेट लगाना था बोरिंग कॉस्ट के ऊपर। तो आई गेस ये वो बातें हैं जो आपने यहाँ पे इसमें मेंशन करनी थी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने इसमें से इजीली 3 मार्क्स 4 मार्क्स स्कोर कर लिए होंगे। मैं नहीं ख्याल इसमें कोई स्टूडेंट ज़्यादा स्टक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डाइल्यूटेड के ऊपर था, डाइल्यूटेड ईपीएस 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। और बाकी तो उसने जो बेसिक ईपीएस है उसका तो डाटा सिंपल दे दिया, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए, उसने प्रॉफिट्स वगैरह भी दे दिए। इम्पॉर्टेंट क्या था, उसने यहाँ पे हमें 3 इश्यूज दे दिए। आपके पास कन्वर्टेबल्स वगैरह हैं, रैंकिंग करनी थी इसमें सबसे पहली बात है, और इसमें हमने सिंपल सी बात सीखी हुई है कि एक तो हमने सबसे पहले रैंकिंग करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर रैंकिंग करेंगे कि हमें पर शेयर उसका कितना इंपैक्ट आ रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर हम रैंकिंग करते हैं डाइल्यूटेड की। और हमने कैलकुलेट करना था, सेविंग्स कैलकुलेट करनी थी, और जो सेविंग्स होती हैं वो आप नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो भी आप इंटरेस्ट सेव कर रहे थे उसका आपने 70% लेना था, वो सेविंग है आपकी, क्योंकि 30% उसका टैक्स इम्पैक्ट था, वो एलिमिनेट हो जाना था। तो आई गेस थोड़ा सा स्टूडेंट शायद इसमें ईपीएस के क्वेश्चन में थोड़ा सा वो तंग हुए होंगे, डाइल्यूटेड में थोड़े से बच्चे घबरा जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें से 10 में से 5 नंबर 6 नंबर स्कोर करना इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेज। क्वेश्चन नंबर 2 एरर्स, मैंने बताया था पेपर के अंदर कि इस बार एरर का क्वेश्चन बनता है, आया बहुत एवरेज, बहुत आसान क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में एरर के क्वेश्चन में सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है, जो स्टूडेंट ने कॉमन मिस्टेक की होगी, अगर कोई ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री से रिलेटेड गिवन है तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट मेथड है, परपेचुअल मेथड है, जो आपने आईटीआई में पढ़ा हुआ था। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, वो एंट्री गलत रिकॉर्ड करके आते हैं, जिसकी वजह से वो मार्क्स लूज़ करते हैं, बट उनको फील हो रहा होता है कि उन्होंने ठीक किया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, इसका मतलब है जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी इन्वेंट्री से रिलेटेड, वहाँ पे इन्वेंट्री को हमने डेबिट या क्रेडिट करना होगा। यहाँ पे हम परचेजेस का जिक्र नहीं करेंगे। मेरे पास कुछ एरर्स वगैरह है, मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लेना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। जैसे परपेचुअल मेथड है तो उसमें सबसे पहली जो एरर आता था उसकी जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी वो पेबल टू इन्वेंट्री बनेगी। हमारे पास पेमेंट की थी हमने सप्लायर को, गलती से हमने उसको इन्वेंट्री ट्रीट कर दिया कि हमने बाय किया कैश के ऊपर। तो स्टूडेंट गलती क्या कर सकता है, पेबल टू परचेज लिख के आएगा, मार्क्स कटेंगे, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट मेथड ट्रीट कर रहा है, उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ी ही नहीं है, वो देख ही नहीं रहा कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉलिसी क्या गिवन है। सेकंड ट्रांजैक्शन थी, 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, एरर था। पहली एक तो सेल्स टू रिसीवल्स, वो रिवर्स हो जाएगी, दूसरी ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा से वो परपेचुअल मेथड का जिक्र किया गया। थर्ड है आपके पास जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट होगी 405 से रिटर्न आपके पास डेबिट होगी 540 से, इन्वेंट्री डिफरेंस 135 से क्रेडिट होगी, और डिफरेंस जो आएगा क्रेडिट पे सरप्लस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल एंट्री है, आपने जो कैश रिसीव किया डिस्पोजल ऑफ एसेट्स से, उससे आपने आपको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। एक तो आप उसको डेबिट करेंगे, डिस्पोजल बाकी रिकॉर्ड नहीं हुआ, उस डिस्पोजल की सारी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे, एसेट की कॉस्ट, एक्टिव डिप्रिसिएशन वगैरह, डिफरेंस उसका लॉस वगैरह आएगा। और अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया तो मैंने इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज की होगी, वो डिप्रिसिएशन भी मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी। तो दिस वाज द अ बिट लेंथी ट्रांजैक्शन, जो फोर्थ वन है। स्टूडेंट इसमें अंदर अक्सर 1-2 ट्रांजैक्शन मिस कर जाते हैं, डेप्रिसिएशन का रिवर्स नहीं किया होता उन्होंने, या किया होगा तो वो वैल्यू गलत निकाल लेते हैं, तो वो 1-2 नंबर यहाँ से लूज़ करते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन सिंपल सी है, बैंक टू पेबल फॉर रेंट या रेंट पेबल का अकाउंट, ये आपके पास था। लास्ट जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मेरे लिए लास्ट है, आप लोगों के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन IAS 8 का। 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक करेक्शन, आप रेक्टिफिकेशन, आपको कोई भी जो एरर होगा उसको रेक्टिफाई करना होता है, प्रायर पीरियड एरर्स को। दूसरा आपके पास इसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये 3 बातें होती हैं उसके अंदर। उसने तीनों बातें पूछ ली आपसे, और पहला 3 क्वेश्चन में कहता है कि बताएं चेंजेस को कैसे एडजस्ट करना है। इसका सलूशन अक्सर बच्चे नहीं लिख पाते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अकाउंटिंग के पेपर में स्टूडेंट स्ट्रगल करता है जब उसको कुछ डिस्कस करने वाले थ्योरी वाली चीज़ें लिखने को आती हैं, और ये स्टूडेंट ज़्यादा सफ़र करेगा जब ये FR2 में जाएगा, क्योंकि FR2 में
आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपने डिस्कस करना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली। जैसे IS 1037 आप पढ़ेंगे वहाँ पे FR2 में जाके, तो वहाँ पे आपने अकाउंटिंग एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। आपने उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्टेटमेंट्स में लिख के बताना है, समझाना है कि ये इशू क्या था। तो वो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा लैग करता है। इसमें बताना था कि हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर है, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिवली रेक्टिफाई करेंगे। जो हमारे पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको भी हमने ऐसे ट्रीट करना है जैसे शुरू से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती हुई आ रही है, वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी। और रेट्रोस्पेक्टिवली इसको डील करेंगे। और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो प्रोस्पेक्टिवली डील होता है। जो पहले होता रहा उस वक्त के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक होता रहे। आज करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड में हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट था इसमें, आपने जाना था FIFO से वेटेड एवरेज के अंदर। यहाँ पे इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आपने करनी थी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इन्वेंट्री का जो इम्पैक्ट आता है वो प्रॉफिट के ऊपर होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अगर मेरे पास इन केस क्लोजिंग स्टॉक में कमी आ रही है तो उस करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगले साल का जो प्रॉफिट है वो ओपनिंग स्टॉक की वजह से इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा रूल क्या था, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। इसको आपने इस तरीके से एडजस्ट करना था, प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करनी थी और प्रायर पीरियड प्रॉफिट्स को आपने एडजस्ट करना था। दूसरा जो आपके पास है वो डिसाइड किया कि हम प्रोविजंस को डबल करेंगे। इसका मतलब है अब ये डिसाइड हो रहा है कि हमने प्रोविजन को डबल करना है। इससे पहले प्रोविजंस मतलब एस्टिमेट्स हैं, बैड डेट आपने एस्टिमेट किए हुए थे, अब हम इसको डबल करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इससे पहले हम लोगों ने जो एस्टिमेट लगाया था उसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसका इम्पैक्ट करंट पीरियड में और फ्यूचर पीरियड में आएगा। लास्टली हमारे पास एक एरर था, ये इसको मैं एरर इसलिए कहूँगा क्योंकि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना होता है। ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैं उसको एक्सपेंस आउट कर दूं और मैंने उसको डील करूं या ना करूं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊं या उसको एसेट की कॉस्ट में, ये मेरी मर्जी नहीं है। ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। IS 23 को हमने उसकी गलत एप्लीकेशन की हुई है, तो यहाँ पे हमने एरर की एडजस्टमेंट करनी थी। एरर की एडजस्टमेंट भी प्रोस्पेक्टिवली होती है कि जब वो एरर हुआ था तब से ही उसको हमने डील करना था। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा पेपर का रिव्यू था। मेरे ख्याल से ये जो पेपर है इसके अंदर कोई भी जो स्टूडेंट है वो 2 क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा उसके लिए मसला हो सकता है। एक EPS का क्वेश्चन है उसके अंदर वो स्टक हो सकता है। रेशोज़ की जो इंटरप्रिटेशन थी, वो जो वेरिएशन की रीज़न बतानी थी उसमें स्टूडेंट स्टक हो सकता था। और आपके पास जो इसमें मसला आ सकता था मैक्सिमम, IS जो 23 का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने थ्योरेटिकली लिखना था, वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। बाकी आई डोंट थिंक सो इस पेपर के अंदर कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, छोटे छोटे मसले मसाइल बिल्कुल होंगे इसमें। आई होप आप लोगों का ये पेपर अच्छा हुआ हो। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेट्स डू CA। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।